बीते 29 अप्रैल को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य संस्थान की नृत्य समिति हर साल इसका आयोजन करती है। 29 अप्रैल को फ्रांस के जाने माने नृत्य कलाकार जीन जॉर्जेस नेवरे की जयंती के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। बहरहाल, इस खबर के बहाने आज हम भारत की कुछ चुनिंदा नृत्य शैलियों की भी बात करेंगे। इनके बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। इनमें सबसे पहली है लाहो। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय की जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र की यह नृत्य शैली हर साल जुलाई माह में मनाए जाने वाले बेहदी खलम उत्सव का हिस्सा है। बुरी आत्माओं को भगाने, ईश्वर का आशीर्वाद पाने और भरपूर फसल की उपज की कामना के साथ मनाए जाने वाले इस उत्सव में नार जनजातीय के पुरुष स्त्री लाहो नृत्य करते हैं। रंग बिरंगी वेशभूषा और आभूषण से सज धर कर दोनों बड़े अंदाज में नृत्य को आकर्षक बनाते हैं। अब आगे बात करते हैं कुड़ नृत्य की। वर्षा ऋतु में फसल कटाई के बाद अपने ग्राम देवता को धन्यवाद देने की भावना से उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर के डोगरा समुदाय इस नृत्य का आयोजन करते हैं। ढोलक, बांसुरी और तुरुही की धुन नृत्य को मनमोहक बना देती है। अब बात एक और लोक नृत्य पुली वेशम की करेंगे। इस नृत्य का मतलब होता है बाघ नृत्य। इसका आयोजन दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में दशहरा और मुहर्रम जैसे त्योहारों के दौरान किया जाता है। इस नृत्य में केवल पुरुष ही अपने हाथ में कलाई तक पतली पट्टी पहनकर और बाकी शरीर पर बाघ की तरह धारियां बनाकर नृत्य करते हैं। नृत्य का ढंग कुछ इस तरह का होता है मानो कोई बाघ इधर उधर कूद रहा हो। इस नृत्य को दप्पू और मृदंगम जैसे वाद्य यंत्र अपनी लय देकर और जीवंत बनाते हैं। अब दक्षिण भारत के ही केरल और कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे राज्यों में प्रचलित लोकनृत्य भूतम की बात कर लेते हैं। इस नृत्य का मकसद होता है बुरी आत्माओं को दूर भगाना। इसमें भी केवल पुरुष कलाकार ही भूमिका निभाते हैं। इस नृत्य के लिए भारी भरकम तैयारी की जाती है। नारियल और ताड़ के पत्तों को ही नृत्य की पोशाक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। गाढ़े रंगों से रंगी लकड़ी के ग्राम देवता के सामने नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। अब आखिर में बात करते हैं गोतीपुआ लोक नृत्य की। पूर्वी भारत में ओडिशा के इस लोक नृत्य को आधुनिक ओडिशी नृत्य का आरंभिक रूप कहा जाता है। राधा कृष्ण के जीवन से प्रेरित भाव भंगिमाओं को नृत्य करने वाले नवयुवक अपने चिर परिचित अंदाज में प्रस्तुत करते हैं। उड़ीसा के ऐतिहासिक रघुराजपुरम गांव इस नृत्य की टोली के लिए पहचाना जाता है। हाल ही में सरकार ने 8 प्रमुख उद्योगों या कोर सेक्टर से जुड़े आंकड़े जारी किए हैं। इसमें बताया गया है कि मार्च 2022 के सूचकांक की तुलना में मार्च 2023 में कोर सेक्टर उद्योगों का संयुक्त सूचकांक 3.6% तक बढ़ा है। यह वृद्धि पिछले 5 महीनों में सबसे धीमी है। कोर सेक्टर के उद्योगों के बारे में अगर हम बात करें तो ये ऐसे उद्योगों का समूह होता है जिसका किसी देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ऐसे उद्योग अर्थव्यवस्था के दूसरे उद्योगों के लिए नींव का काम करते हैं। भारत में कुल 8 उद्योग कोर सेक्टर में गिने जाते हैं और ये हैं कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली उद्योग। कोर सेक्टर का सूचकांक इन्हीं 8 प्रमुख उद्योगों के कुल और व्यक्तिगत उत्पादन के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। गौरतलब है कि इन उद्योगों के चालू वर्ष के उत्पादन की गणना 2011-12 को आधार वर्ष मानकर की जाती है। कोर सेक्टर कितने महत्वपूर्ण है, इसको इस बात से समझा जा सकता है कि औद्योगिक उत्पादन के समग्र सूचकांक यानी IIP में कोर सेक्टर के उद्योगों का भारांक 40.27% है। इसी के साथ IIP की भी बात कर लेते हैं। IIP विनिर्माण उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण समग्र आर्थिक संकेतक माना जाता है। वर्तमान में IIP सूचकांक की गणना वर्ष 2011-12 को आधार वर्ष मानकर की जाती है। आजादी के बाद 1951 से केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने IIP के संकलन और प्रकाशन की जिम्मेदारी संभाली है। यह ध्यान देने वाली बात है कि CSO को अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी NSO के रूप में जाना जाता है। चलिए, खबरों में अभी और भी खबर बाकी है, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना आपको दे देना चाहता हूं। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में 5वां लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 11 मई से शाम 6 बजे से इस बैच की शुरुआत होनी है। इस कोर्स में छूट हासिल करने के लिए आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में आसानी से प्राप्त हो सकेगा। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। इस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव ने NMIS यानी नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेटिव सर्वे जारी किया है। इसे 2021-22 के लिए जारी किया गया है।
इस सर्वे का मकसद भारतीय मैन्युफैक्चरिंग में प्रतियोगिता को बढ़ाना है और जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी को ज्यादा करना है। सर्वे में बारीकी से इसका मूल्यांकन किया गया है कि राज्यों और क्षेत्रों की मैन्युफैक्चरिंग फर्मों ने नए प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और बिजनेस प्रक्रियाओं का उत्पादन करने के संबंध में कैसा प्रदर्शन किया है। उन्होंने क्षमता के अनुसार प्रदर्शन किया है या नहीं। इस तरह सर्वे ने राज्यों, क्षेत्रों और फर्म के आकार के अनुसार प्रदर्शन का आकलन किया। इस सर्वे में मैन्युफैक्चरिंग फर्मों में नवाचार प्रक्रियाओं, नतीजों और बाधाओं की जांच की गई है। साथ ही इन फर्मों में नवाचार के नतीजों को प्रभावित करने वाले नवाचार इकोसिस्टम का भी अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन वर्ष 2011 में आयोजित विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पहले राष्ट्रीय नवाचार सर्वेक्षण के अनुरूप हुआ है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेटिव सर्वे को 2 डायमेंशनल यानी द्विआयामी सर्वे के तौर पर आयोजित किया जाता है। इसका एक आयाम फर्म स्तरीय सर्वे था, जबकि दूसरा आयाम नवाचार सर्वे की क्षेत्रीय प्रणाली था। फर्म स्तरीय सर्वे ने फर्मों द्वारा किए गए इनोवेशन के प्रकार और इनोवेटिव उपायों से संबंधित डेटा को स्टडी के लिए आधार बनाया। इसके तहत इनोवेशन प्रोसेस, वित्त तक पहुंच, रिसोर्स और इनोवेशन के लिए जानकारी हासिल करने जैसे तरीकों को शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें किसी एक फर्म में नवाचार गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कारकों को भी रिकॉर्ड किया गया है, जबकि नवाचार सर्वे की क्षेत्रीय प्रणाली ने मैन्युफैक्चरिंग नवाचार प्रणाली और फर्मों में नवाचारों को हासिल करने में इसकी भूमिका की मैपिंग की है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अहमियत रखने वाले 5 प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्रों को मापा गया है। ये 5 क्षेत्र कपड़ा, खाद्य व पेय पदार्थ, मोटर वाहन, औषधि या फार्मा सेक्टर और इंफॉर्मेशन व कम्युनिकेशन तकनीकी से संबंधित हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेटिव सर्वे भारत में मैन्युफैक्चरिंग फर्मों के इनोवेशंस का मूल्यांकन करने के लिए लाया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने UNIDO यानी संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के सहयोग से इसे आयोजित किया है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 मई से 3 मई तक मालदीव के दौरे पर हैं। इस दौरान वे मालदीव को एक तेज गश्तीपोत और एक लैंडिंग क्राफ्ट भारत की ओर से उपहार के तौर पर देंगे। मालदीव भारत के रणनीतिक रूप से सबसे अहम पड़ोसियों में से एक है। रक्षा मंत्री के इस दौरे से दोनों देशों के बीच के दोस्ती में मजबूती आएगी। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से मुलाकात करेंगे। साथ ही विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद और रक्षा मंत्री मारिया दीदी के साथ भी बातचीत करेंगे और दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। मालदीव हिंद महासागर में द्वीपों का एक देश है जो भूमध्य रेखा के दोनों ओर फैला हुआ है। इसमें करीब 1192 द्वीप शामिल हैं जो करीब 871 किलोमीटर लंबे फैले हुए हैं। माले इसकी राजधानी है। मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के प्रमुख समुद्री पड़ोसियों में से एक है। रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्रों सहित सभी द्विपक्षीय संबंधों के मामले में पिछले कुछ सालों से भारत के काफी करीब है। पिछले साल मालदीव में भारत द्वारा फाइनेंस किया गया ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया। यह मालदीव में सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट है। इस परियोजना के तहत मालदीव की राजधानी माले को विलिंगली, गुल्हिफालू और थिलाफुशी के नजदीकी द्वीपों से जोड़ने के लिए 6.74 किलोमीटर लंबा पुल और कॉजवे लिंक बनाया जाएगा। आपको बता दें कि मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, गोतीपुआ लोक नृत्य प्रचलित है पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में या फिर उत्तरी भारत में? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेटिव सर्वे वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन के समग्र सूचकांक यानी IIP में कोर सेक्टर के उद्योगों का भारांक 40.27% है। उपरोक्त में से सही कथन या कथनों पर विचार कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। चलिए अब बारी है पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को देखने की और उनके सही उत्तर जानने की। पहला प्रश्न था, वैगई किस राज्य की प्रमुख नदी है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर उड़ीसा? इसका सही जवाब है विकल्प सी, वैगई तमिलनाडु में बहने वाली एक नदी है। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरमुज जलसंधि गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से जोड़ती है। मार्शल आइलैंड हिंद महासागर में स्थित द्वीप समूह है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी केवल पहला कथन सही है। मार्शल आइलैंड प्रशांत महासागर द्वीप में स्थित एक द्वीप समूह है।
फिनलैंड स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर एजेंसी ने वैश्विक तेल व्यापार पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों ने भारत सहित 5 देशों से लगभग 42 बिलियन यूरो मूल्य के तेल उत्पादों का आयात किया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रूसी तेल आयात पर प्रतिबंधों के बावजूद यूरोपीय देश परोक्ष रूप से बड़ी मात्रा में रूसी तेल को खरीद रहे हैं। गौरतलब है कि रूसी तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों को प्राइस कैप कोलिशन पीसीसी देश कहते हैं। पीसीसी में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान, यूके और यूएसए है। दरअसल प्राइस कैंपिंग पश्चिमी देशों द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस के खिलाफ प्रस्तावित प्रतिबंधों का एक नया तरीका है। चलिए वापस रिपोर्ट की तरफ ध्यान देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत उन शीर्ष 5 देशों में शामिल है जो सस्ते रूसी कच्चे तेल की खरीद कर रहे हैं। इसे परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों में बदलकर यूरोप और G7 देशों में बेच रहे हैं। क्रिया ने प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए अप्रत्यक्ष तरीके से तेल के निर्यात करने के तरीके को ऑयल लॉन्ड्रिंग कहा है। ऑयल लॉन्ड्रिंग करने वाले देशों को लॉन्ड्रोमैट देश की संज्ञा दी है। लॉन्ड्रोमैट देशों में चीन, भारत, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और सिंगापुर शामिल हैं। क्रिया ने इस तरह की ऑयल लॉन्ड्रिंग को काफी खतरनाक बताया है। क्रिया के मुताबिक इस लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया से रूस को युद्ध को चलाए रखने के लिए फंड उपलब्ध हो रहे हैं। क्रिया की रिपोर्ट में भारत को लॉन्ड्रोमैट देशों का लीडर बताया जा रहा है। ये भी बताया गया है कि भारत में सिक्का और वोडिनार बंदरगाह शीर्ष बंदरगाहों में से एक है जो रूसी कच्चे तेल का आयात कर रहे हैं, साथ ही परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों को यूरोप में निर्यात कर रहे हैं। सिक्का बंदरगाह जामनगर रिफाइनरी के पास स्थित है और वहीं वोडिनार बंदरगाह के पास नायरा एनर्जी के स्वामित्व वाली तेल रिफाइनरी भी स्थित है। वोडिनार बंदरगाह रूसी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रोसनेफ्ट के पास नायरा एनर्जी की 49.13% हिस्सेदारी है। बीते दिनों विश्व बैंक समूह ने LPI यानी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी किया है। इसमें सिंगापुर पहला और फिनलैंड ने दूसरा स्थान हासिल किया है। कुल 139 देशों के सूचकांक में भारत को 38वां स्थान हासिल हुआ है। भारत साल 2018 में 44वें और 2014 में 54वें स्थान पर था। प्रगति के हिसाब से इस बार भारत की रैंक काफी बेहतर मानी जा रही है। भारत ने सूचकांक के 6 संकेतकों में से 4 पर जबरदस्त सुधार किया है। भारत को लेकर रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण के कारण भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं विकसित देशों को पीछे छोड़ रही हैं। LPI विश्व बैंक समूह द्वारा विकसित एक इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल है। इसे देशों को लॉजिस्टिक्स सेक्टर में आने वाली चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने में मदद करने के लिए बनाया गया है। इसका आकलन 6 कारकों के आधार पर किया जाता है और ये कारक 6 कौन-कौन से हैं, जैसे सीमा शुल्क प्रदर्शन, बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, शिपमेंट की आसान व्यवस्था, लॉजिस्टिक सेवाओं की गुणवत्ता, भेजी गई वस्तु की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग और शिपमेंट की समयबद्धता। LPI 2023 में भारत बुनियादी ढांचे के मामले में 47वें स्थान पर पहुंच गया है, जो साल 2018 में 52वें स्थान पर था। वहीं वैश्विक परिवहन के मामले में 22वां स्थान दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और सिंगापुर में मई और अक्टूबर 2022 के बीच कंटेनरों के औसत ठहराव का समय 3 दिन था, जबकि अमेरिका में ये 7 दिन और जर्मनी में ये 10 दिन बताया गया है। LPI को पहली बार 2007 में जारी किया गया और साल 2010 से 18 तक हर 2 साल के गैप पर यह जारी होता रहा है। मगर कोविड-19 महामारी और सूचकांक की पद्धति में संशोधन के चलते साल 2020 में ये सूचकांक जारी नहीं हो सका और अंततः इसे साल 2023 में जारी किया गया है। 2023 की रिपोर्ट की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें पहली बार व्यापार की गति का आकलन किया गया है। इसके लिए रिपोर्ट पर नजर रखने वाले बड़े डेटाबेस से जनरेट हुए मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है। अब आप सभी के लिए जरूरी सूचना, स्टडी IQIS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में 5वां लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 11 मई से शाम में 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है। इस कोर्स में छूट हासिल करने के लिए आप अमृत लाइव कोड का प्रयोग करें, जिससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में हासिल होगा। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF और मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे।
कोर्स की अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कर आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए वापस खबरों की ओर बढ़ते हैं। 2 से लेकर 8 मई तक पहला AIME यानी आसियान भारत मेरीटाइम एक्सरसाइज दक्षिण चीन सागर में लॉन्च हो रहा है। एक्सरसाइज का हार्बर फेज 2 से 4 मई तक चांगी नेवल बेस पर, जबकि सी फेज 7 से 8 मई तक साउथ चाइना सी में होना है। चांगी नेवल बेस सिंगापुर में स्थित है और इस बीच भारतीय जहाज सिंगापुर में IMSC यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी यानी IMDEX23 में भी भाग लेंगे। सिंगापुर IMSC और IMDEX23 का भी आयोजन कर रहा है। इसके लिए नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार सिंगापुर गए हैं। नौसेना प्रमुख द्वारा सिंगापुर जाने का मकसद AIME के साथ साथ इन आयोजनों में भी भाग लेना था। AIME 2023 भारतीय नौसेना और आसियान नौसेनाओं को करीब से काम करने और बिना रोक टोक के समुद्री क्षेत्र में संचालन करने का अवसर देगा। AIME में भारतीय नौसेना के जहाज INS सतपुड़ा और INS दिल्ली भाग ले रहा है। गौरतलब है कि नौसेना और समुद्री रक्षा कार्यक्रम IMDEX का उद्घाटन 1997 में किया गया था। तब से साल दर साल इसका विस्तार होता रहा है। ऐसा अनुमान है कि इस साल करीब 50 प्रतिनिधि मंडल इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जबकि IMSC पहली बार 2009 में आयोजित किया गया था। ये सिंगापुर नौसेना और S राजारत्नम स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज या RSIS की साझा पहल है। इसका मकसद राज्यों के बीच आपसी सुरक्षा को बढ़ाना और इसके बढ़ावा देने के तरीकों की खोज करना है। इसके लिए सम्मेलन में नौसेना प्रमुखों, तट रक्षक महानिदेशकों, नीति बनाने वालों, सामरिक विचारकों और समुद्री हितधारकों को विचारों का आदान प्रदान करने के लिए बुलाया जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पासपोर्ट में दी गई सूचना के बारे में एक अहम फैसला सुनाया है। इसके मुताबिक अब पासपोर्ट में से बायोलॉजिकल फादर यानी जैविक पिता का नाम हटाया जा सकता है। दरअसल बीते दिनों एक महिला ने इस मामले को लेकर न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। उनका तर्क ये था कि वह एक सिंगल पेरेंट है और उनके बच्चे के पिता ने अपने बेटे से पूरी तरह से रिश्ता त्याग दिया है। न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए पासपोर्ट मैनुअल 2020 का हवाला दिया और जिसके मुताबिक किन्हीं परिस्थितियों में कम उम्र के बच्चे के पासपोर्ट से उसके पिता का नाम हटाया जा सकता है। हालांकि न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस तरह के किसी भी मामले में परिस्थिति के हिसाब से ही राहत देने जैसा कोई कदम उठाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि इस महिला की याचिका के विरुद्ध केंद्र सरकार ने यह भी तर्क दिया था कि केवल बिना शादीशुदा सिंगल पेरेंट की स्थिति में ही पासपोर्ट में से पिता का नाम हटाया जा सकता है, जबकि विवाहित माता पिता के मामले में पिता का नाम पासपोर्ट में होना चाहिए ही। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के मुताबिक पासपोर्ट जारी करना संघ सूची का विषय है। केंद्रीय विदेश मंत्रालय इसका आवंटन करता है। चलिए बुलेटिन पर आधारित कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करती है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, विश्व व्यापार संगठन, अंकटाड। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉन्ड्रोमैट देशों का नेतृत्व करता USA है। चांगी नेवल बेस सिंगापुर में स्थित है। पासपोर्ट संवर्ती सूची का विषय है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक और दो, केवल दो, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। आइए पिछले बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों पर नजर डालते हैं। गोतीपुआ लोक नृत्य प्रचलित है पूर्वी भारत में, पश्चिमी भारत में, दक्षिणी भारत में या फिर उत्तरी भारत में? तो इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी पूर्वी भारत। दूसरा प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेटिव सर्वे वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। औद्योगिक उत्पादन के समग्र सूचकांक में कोर सेक्टर के उद्योगों का भारांक 40.27% है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों पर विचार कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दूसरा कथन सही है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेटिव सर्वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। उज्बेकिस्तान अपने देश के लिए नया संविधान लिखने की तैयारी में है। दरअसल उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकात मिर्जियोयेव एक रेफरेंडम लेकर आए थे जिसमें लोगों के लिए ज्यादा स्वतंत्रता और राष्ट्रपति के कार्यकाल को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया था। इस रेफरेंडम को पारित करके देश का संविधान रीराइट किया जाना था। इस प्रस्ताव का उज्बेकिस्तान की 90.21% जनता ने समर्थन किया है। केवल 9.35% लोग ही रेफरेंडम के खिलाफ थे। वहां के रेफरेंडम कानून के मुताबिक 50% वोटर्स के समर्थन के बाद ही रेफरेंडम को वैलिड माना जाता है।
उज़्बेकिस्तान की 90% जनता अपना नया भविष्य लिखने के पक्ष में है। उज़्बेकिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक डबल लैंडलॉक्ड देश है। डबल लैंडलॉक्ड उन देशों को कहा जाता है जो अपनी सीमाएं सभी लैंडलॉक्ड कंट्रीज से साझा करते हैं। उज़्बेकिस्तान ऐसा ही एक देश है। उज़्बेकिस्तान अपनी सीमा कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान से साझा करता है। ये सभी देश लैंडलॉक्ड हैं। हालांकि इनमें से कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान अपनी सीमा कैस्पियन सागर से साझा करते हैं, लेकिन कैस्पियन सागर को अभी तक समुद्र का दर्जा नहीं दिया गया है। अराल सी कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच में है। गौरतलब है कि एक समय पर अराल सी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सॉल्ट लेक थी, लेकिन नासा के आंकड़ों के मुताबिक कृषि सिंचाई के लिए इसके पानी को डायवर्ट करने से इसका 75% जल सूख चुका है। ये देश 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद स्वतंत्र देश के तौर पर अस्तित्व में आए। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या आरएसएफ ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 जारी किया। इंडेक्स के मुताबिक भारत की रैंकिंग 180 देशों में 161 पर पहुंच गई है, जबकि पिछले साल 2022 में भारत 150वें स्थान पर था। इसकी तुलना में पाकिस्तान ने मीडिया की आज़ादी के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है। वह इस साल 157वीं रैंक से 7 रैंक ऊपर चढ़कर 150वें स्थान पर पहुंच गया है। साथ में श्रीलंका ने भी सूचकांक में ठीक ठाक सुधार किया है। 2022 में 146वें स्थान के मुकाबले इस साल वो 135वें स्थान पर आ गया। नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क इस सूचकांक के ऊपरी 3 स्थानों पर कब्जा बनाए रखने में कामयाब रहे हैं, जबकि वियतनाम, चीन और उत्तर कोरिया को निचले 3 स्थानों में जगह मिली है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक का मकसद देशों और क्षेत्रों में मौजूद पत्रकारों और मीडिया की आज़ादी की तुलना करना है। इसे हर साल पिछले कैलेंडर ईयर के लिए जारी किया जाता है। सूचकांक में प्रेस की आज़ादी का मूल्यांकन 5 संकेतकों के आधार पर किया जाता है। ये संकेतक हैं राजनीतिक दखल, कानूनी दखल, आर्थिक दखल, सामाजिक सांस्कृतिक दखल और शारीरिक व मानसिक सुरक्षा के खतरों की कमी। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या आरएसएफ एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है। इसका मकसद मीडिया की आज़ादी की रक्षा करना है और उसे बढ़ावा देना है। इसे संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार का दर्जा हासिल है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। आगे बढ़ें उसके पहले एक बार फिर दोहरा दूं मैं कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम हिंदी माध्यम में 5वां लाइव फाउंडेशन बैच शुरू कर रही है। 11 मई से शाम में 6 बजे इस बैच की शुरुआत हो रही है। कोर्स में छूट हासिल करने के लिए आप अमृत लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं। इससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपये में हासिल होगा। कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाएं हैं। इसके अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। कोर्स की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। भारत ने ऐलान किया है कि वो 2027 से कोर्सिया और एलटैग में भाग लेगा। यह ऐलान नागरिक उड्डयन मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में किया गया। कोर्सिया और एलटैग दोनों ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की पहल हैं। ICAO अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन में सहयोग और समन्वय करने वाला एक वैश्विक निकाय है। इसकी स्थापना शिकागो कन्वेंशन के तहत 1944 में की गई थी। वर्तमान में 193 देश इस कन्वेंशन के दस्तखत करता है। ICAO की फंडिंग इन्हीं देशों द्वारा मिलकर की जाती है। ICAO का काम ICAO असेंबली और परिषद के अनुरूप हवाई परिवहन नीति और मानकीकरण में नवाचारों की खोज करना है। वर्तमान में इसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन से कार्बन उत्सर्जन को कम करने का काम भी सौंपा गया है। यह काम वह कोर्सिया और एलटैग के तहत कर रहा है। कोर्सिया पहला वैश्विक बाजार आधारित उपाय है। इसका पूरा नाम कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन है। यह राष्ट्रीय या क्षेत्रीय नियामक की खामियों से निपटता है। यह सलाहकारी दृष्टिकोण के आधार पर काम करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय विमानन से उत्सर्जन और बाजार विकृति को कम करने के लिए सटीक तरीका मुहैया कराता है। कोर्सिया को 3 चरणों में लागू किया गया है। पहला पायलट चरण, इसकी अवधि 2021 से 2023 तक है। फिर पहला चरण, इसकी अवधि 2024 से 2026 तक रहेगी और आखिर में दूसरा चरण, इसकी अवधि 2027 से 2035 तक होगी। पहले दोनों चरणों के लिए भागीदारी स्वैच्छिक है, जबकि 2027 से शुरू होने वाला आखिरी चरण में भागीदारी 2018 के डेटा के आधार पर निर्धारित की जाएगी। वहीं एलटैग का पूरा नाम लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल्स है। यह ICAO का अंतर्राष्ट्रीय विमानन से कार्बन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य है। इसे ICAO की 41वीं असेंबली द्वारा अपनाया गया है। इसे UNFCCC के पेरिस समझौते के समर्थन में अपनाया गया। इसका मकसद 2050 तक अंतर्राष्ट्रीय विमानन में नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हासिल करना है।
भारत अब एक और क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित करने वाला है। दरअसल भारत पहली बार समुद्र के अंदर ट्विन टनल्स यानी जुड़वा सुरंग बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसी साल के नवंबर माह तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। मुंबई में बन रहे इस सुरंग का एक छोर मरीन ड्राइव से पहले पड़ने वाले स्थान गिरगांव में है। वहां से यह अरब सागर के अंदर ही अंदर गिरगांव चौपाटी और मालाबार पहाड़ी से होते हुए बढ़ रहा है और इस तरह बढ़ते हुए यह सुरंग अपने दूसरे छोर ब्रीच कैंडी के प्रियदर्शनी पार्क से मिलेगा। मुंबई तटीय सड़क परियोजना के अंतर्गत आने वाले इस सुरंग का निर्माण मुंबई नगर निगम के नेतृत्व में किया जा रहा है। इस जुड़वा सुरंग में से प्रत्येक की लंबाई 2.07 किलोमीटर है। इसका 1 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के अंदर होगा। समुद्र के अंदर इन सुरंगों की गहराई लगभग 17 से 20 मीटर होगी। दुनिया के अलग अलग देशों में भी ऐसे सुरंग बनाए गए हैं। कुछ की गहराई तो इस ट्विन टनल से भी कहीं ज्यादा है। जहां इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ने वाले चैनल टनल की गहराई लगभग 75 मीटर है। जापान के सिकान टनल की गहराई सी बेड यानी समुद्री नितल से 100 मीटर नीचे है। इस सुरंग को तट के बिल्कुल नजदीक भी बनाया जा रहा है। इस सुरंग के निर्माण में भारत में अब तक के सबसे बड़े TBM यानी टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा इस मशीन का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में शामिल होने वाले कोली और कुनबी समुदायों के मावला सैनिकों के सम्मान में मावला रखा गया है। बचाव के स्तर पर सुनिश्चितता बनाए रखने के लिए 11 क्रॉस सेक्शनल टनल भी बनाए जा रहे हैं। इससे आपात स्थिति में एक सुरंग से दूसरे सुरंग में लोगों को भेजा जा सकता है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि समुद्र के अंदर सुरंग में कार जैसे वाहनों से निकलने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों का निपटारा कैसे किया जाए, क्योंकि इन प्रदूषणकारी गैसों से यात्रियों को नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसके लिए सकारदो नाम की एक वेंटिलेशन व्यवस्था स्थापित की जाएगी। यह सिस्टम सुरंग के अंदर उत्सर्जन के स्तर को नापेगा। साथ ही यह बड़े वेंटिलेशन फैन के जरिए धुएं को बाहर निकालने में मदद करेगा। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश डबल लैंडलॉक्ड है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, लाओस या फिर अफगानिस्तान? अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को 150वीं रैंक हासिल हुई है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स UN की एक एजेंसी है। उपर्युक्त में से सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 2 और 3 या फिर केवल 1 और 3। आइए देखें पिछले बुलेटिन में आपसे क्या सवाल पूछे गए थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करती है? विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, विश्व व्यापार संगठन या फिर अंकटाड? सही जवाब है विकल्प A यानी विश्व बैंक। अगला सवाल आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉन्ड्रोमेट देशों का नेतृत्व करता USA है। चांगी नेवल बेस सिंगापुर में है। पासपोर्ट समवर्ती सूची का विषय है। सही कथन या कथनों को चुनना था, केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही जवाब है विकल्प B यानी केवल दूसरा कथन सही है। लॉन्ड्रोमेट देशों का नेतृत्व करता भारत को माना जा रहा है। वहीं पासपोर्ट संघ सूची का विषय है। ब्राजील सरकार को ब्राजील के सबसे बड़े नृजातीय क्षेत्र यानोमामी में इल्लीगल माइनर्स को हटाने की जद्दोजहद करनी पड़ रही है। राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के नेतृत्व वाली सरकार ने इस क्षेत्र के स्थानीय निवासियों और इन अवैध माइनर्स के बीच हिंसक झड़पों के बाद ये कदम उठाया है। दशकों से सोने के अवैध खनन के चलते यानोमामी क्षेत्र सुर्खियों में बना रहता है। इस क्षेत्र में लगातार हो रहे अवैध खनन और हजारों की तादाद में इसमें शामिल लोगों की उपस्थिति ने स्थानीय लोगों को बीमारी और मौत की चपेट में जाने का इंतजाम कर दिया है। TB और मलेरिया जैसी बीमारियां यहां आम हो गई हैं। यहां पर एक और मौजूदा संकट मरकरी यानी पारा प्रदूषण का है। दरअसल ये माइनर सोने की तलाश में इस क्षेत्र से गुजरने वाली अमेजॉन नदी के अवसाद में तरल पारा मिलाते हैं। इससे आमतौर पर शिकार करने, मछली पकड़ने जैसे पारंपरिक धंधे के लिए जाना जाने वाला यह क्षेत्र प्रदूषण का सामना कर रहा है। इससे कुपोषण जैसे हालात पनपे हैं। कुछ समय पहले ब्राजील की सरकार को इस क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा करनी पड़ी थी। गौरतलब है कि गोल्ड की इलीगल माइनिंग में पारे का इस्तेमाल किया जाता है। पहले पारे को उन मटेरियल्स के साथ मिलाया जाता है जिनमें गोल्ड मौजूद हो। इससे गोल्ड पारे के साथ डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन अन्य पदार्थ नहीं होते। अब इस पारे और गोल्ड के मिक्सचर को गर्म करते हैं, जिससे पारा वेपराइज हो जाता है और गोल्ड हासिल हो जाता है। गोल्ड माइनिंग का ये सस्ता तरीका पारे के प्रदूषण को बढ़ावा देता है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में रहने वाली यानोमामी जनजाति को साउथ अमेरिकन इंडियंस भी कहते हैं। दुनिया भर में जनजातीय लोगों के अधिकारों के लिए अभियान चलाने वाले एक संगठन सर्वाइवल इंटरनेशनल की माने
तो यह दक्षिण अमेरिका की सबसे अलग थलग जनजाति है। ऐसा अनुमान है कि लगभग 15,000 साल पहले बेरिंग जल संधि को पार करके इस जनजाति ने उत्तरी अमेरिका में प्रवेश किया था। फिर दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए अमेजन नदी बेसिन में इन्होंने अपना ठिकाना बनाया। इनसे जुड़ी एक खास विशेषता है कि ये यानोस या शाबोनोस कहे जाने वाले बड़े वृत्ताकार घरों में रहते हैं। इनमें एक प्रचलित रिवाज है कि जो शिकारी जिस जानवर का शिकार करता है वो खुद उसका मांस नहीं खाता, बल्कि वह इसे अपने साथियों में बांट देता है। इसके बदले में उसे इसके साथी द्वारा किए गए शिकार का मांस मिलता है। RVNL यानी रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। CPSE कंपनीज को महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न का दर्जा दिया जाता है, जिससे कंपनीज को कुछ सहूलियतें हासिल होती हैं। किसी CPSE यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कंपनी को नवरत्न का दर्जा हासिल करने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना पड़ता है। जैसे CPSE को मिनी रत्न 1 शेड्यूल A का दर्जा हासिल हो, साथ ही बीते 5 सालों में 3 बार MOU रेटिंग एक्सीलेंट या वेरी गुड रही हो। इसके अलावा 6 पैरामीटर्स में कंपोजिट स्कोर 60 या उससे ऊपर हो। वर्तमान में कुल 12 CPSEs को नवरत्न का दर्जा हासिल है। RVNL को दर्जा मिलने के बाद ये संख्या 13 हो जाएगी। 12 नवरत्न कंपनियों में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड, NMDC लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड शामिल है। आपको बता दें कि RVNL रेल मंत्रालय के तहत एक CPSE है। इसकी घोषणा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में भारतीय रेलवे में अवसंरचना की कमी को पूरा करने के लिए की गई थी। इसका गठन साल 2003 में हुआ था। हालांकि इसने पूरी तरह से काम 2005 में शुरू किया। 2013 में इसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। नवरत्न का दर्जा मिलने से कंपनी को ज्यादा स्वतंत्रता, वित्तीय स्वायत्तता और शक्तियां हासिल होंगी। अब आगे बढ़ें उससे पहले एक जरूरी सूचना दोहरा दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम अपना 5वां लाइव फाउंडेशन बैच शुरू करने वाली है। ये बैच शुरू होगी 11 मई से और बैच की टाइमिंग होगी शाम 6 बजे। अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अमृत लाइव कोड का यूज़ कीजिए। इससे आपको ये बैच 18,999 रुपये में मिल जाएगा। अगर बैच के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर लीजिए। उससे आप एडमिशन भी ले सकते हैं और जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। इधर लद्दाख में एक बेहद चौंकाने वाला नज़ारा देखने को मिला। भूचुंबकीय तूफान के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से टकराने के कारण वहां ऑरोरा की घटना को देखा गया। इस दुर्लभ घटना को भारतीय खगोलीय वेधशाला द्वारा कैप्चर भी किया गया है। भारतीय खगोलीय वेधशाला लद्दाख के हानले में स्थित है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। इसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स द्वारा चलाया जाता है। ऑरोरा आमतौर पर आर्कटिक और अंटार्कटिक जैसे उच्च अक्षांशीय इलाकों के आकाश में ही दिखाई देने वाला प्रकाश है। इसे ध्रुवीय प्रकाश के नाम से जानते हैं। यह 2 तरह के होते हैं, ऑरोरा बोरियलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑरोरा बोरियलिस को अक्सर नॉर्दर्न लाइट्स और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस को सदर्न लाइट्स भी कहा जाता है। ऑरोरा आमतौर पर नॉर्वे, अलास्का जैसे ध्रुवीय इलाकों के कुछ हिस्सों में अधिक ऊंचाई पर दिखाई पड़ते हैं। आमतौर पर ऑरोरा का रंग दूधिया हरा होता है, मगर यह लाल, नीला, बैंगनी, गुलाबी और सफ़ेद भी दिखाई पड़ सकते हैं। ये रंग ऑरोरा के लगातार बदलते आकार के हिसाब से बदलते रहते हैं। गौरतलब है कि ऑरोरा संचार, रेडियो और बिजली लाइनों को डिस्टर्ब भी करते हैं। ऑरोरा की उत्पत्ति पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों के साथ टकराने से होती है। USCIRF यानी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने दुनिया के देशों में मौजूद धार्मिक आज़ादी पर अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत को विशेष चिंता वाले देश के तौर पर पेश किया गया। हालांकि इस रिपोर्ट पर भारतीय विदेश विभाग ने तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। रिपोर्ट में भारत पर आरोप है कि यहाँ 2022 में धार्मिक आज़ादी की स्थिति लगातार खराब हुई है। इसके लिए रिपोर्ट में अमेरिकी सरकार से सिफारिश की गई है कि धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जाए, साथ ही उन्हें टारगेट करके उन पर प्रतिबंध भी लगाया जाए। इसके अलावा रिपोर्ट में आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि अमेरिकी कांग्रेस अमेरिका भारत द्विपक्षीय बैठकों के दौरान धार्मिक आज़ादी का मुद्दा उठाए और इस पर सुनवाई करे। USCIRF अमेरिका का संघीय सरकारी आयोग है। इसे 1998 के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा बनाया गया है। यह अमेरिकी विदेश विभाग के अंतर्गत काम करता है।
इसका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामलों की समीक्षा करना है। इस संबंध में राष्ट्रपति, राज्य सचिव, विदेश विभाग और कांग्रेस को सिफारिशें करना है। यूएससीआईआरएफ की सिफारिशें मानना इसके लिए जरूरी नहीं है। यूएससीआईआरएफ 2020 से ही अमेरिकी विदेश विभाग को इस तरह की सिफारिशें कर रहा है, मगर इन्हें अब तक स्वीकार नहीं किया गया है। आइए अब जल्दी से देखते हैं बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, खबरों में रहा यानोमामी क्षेत्र संबंधित है दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका या फिर एशिया। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में औरोरा घटना लद्दाख में देखी गई है। किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा हासिल करने के लिए महारत्न दर्जा पूर्व शर्त है। सही कथन या कथनों को चुनना है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक नहीं दो। देखते हैं पिछले बुलेटिन में कौन से सवाल मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। पहला सवाल था, निम्नलिखित में से कौन सा देश डबल लैंडलॉक्ड है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, लाओस या फिर अफगानिस्तान। सही जवाब है विकल्प बी यानी उज्बेकिस्तान। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को 150वीं रैंक हासिल हुई है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यूएन की एक एजेंसी है। सही कथनों को चुनना था, केवल एक और दो, केवल दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन। सही जवाब है विकल्प बी यानी केवल दूसरा कथन सही है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को 161वीं रैंक हासिल हुई है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एनजीओ है। आज दुनिया भर में बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन किया जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा महात्मा बुद्ध की जयंती के तौर पर मनाई जाती है। इस दिन को वैशाखी बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और वे भारत के नास्तिक दर्शन की विचारधाराओं में प्रमुख बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोदन तथा रानी महामाया के यहाँ हुआ था। इनका जन्म स्थान नेपाल के लुम्बिनी में माना जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सांसारिक दुखों से द्रवित होकर उन्होंने 29 साल की आयु में गृह त्याग किया। सालों तक भटकते रहने के बाद उन्हें 35 साल की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला प्रवचन वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान पर दिया। मान्यता के मुताबिक गौतम बुद्ध ने कुशीनगर नामक स्थान पर शरीर त्यागा। बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण, पहले प्रवचन की घटना धर्मचक्र प्रवर्तन और शरीर त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बुद्ध की शिक्षाओं का सार हैं। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध ने इन सत्यों को समझा। इनमें पहला आर्य सत्य है दुख, अर्थात यह संसार दुखमय है। दूसरा है समुदय, अर्थात इस दुख का कारण है। तीसरा है निरोध, अर्थात इस दुख का निषेध है। वहीं चौथा आर्य सत्य कहता है मग्गा, अर्थात दुख निरोध का मार्ग है। पहले आर्य सत्य के अनुसार दुख कई रूपों में होता है। जीवन में व्यक्ति बहुत इच्छाएं करता है। जब मनुष्य इन इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ होता है तो उसे दुख होता है। अगर इन इच्छाओं की पूर्ति हो भी जाए तो यह तृप्ति थोड़े समय के लिए होती है, क्योंकि सुख हमेशा नहीं रहता। अगर सुख हमेशा व्याप्त रहा तो जीवन में उदासीनता आ जाती है। दूसरा आर्य सत्य यह कहता है कि दुख की उत्पत्ति का प्रमुख कारण इच्छा है। बुद्ध ने इसे 3 बुराइयों के रूप में समझाया है। ये 3 बुराइयां लालच, उपेक्षा और नफरत हैं। तीसरे आर्य सत्य के अनुसार व्यक्ति को ऐसी सभी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए जो दुख का कारण बनती हैं। इसके लिए मोह का त्याग करना होता है। इससे व्यक्ति निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति की ओर बढ़ता है। इसमें लालच, उपेक्षा और नफरत को त्यागना होता है। चौथे आर्य सत्य में बुद्ध ने उन दुखों का अंत करने के लिए उपचार बताया है। इसे आष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। आष्टांगिक मार्ग में 8 साधन होते हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। व्यक्ति इस मार्ग के माध्यम से निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। बीते दिनों मणिपुर में 2 गुटों के बीच टकराव की गंभीर स्थिति बनी है। ये गुट गैर आदिवासी मेइती और आदिवासी नागा व कुकी समूहों से संबंधित हैं। ये टकराव राज्य के मेइती समुदाय के एसटी का दर्जा देने वाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पैदा हुआ है। दरअसल मणिपुर उच्च न्यायालय ने मेइती समुदाय को एसटी का दर्जा देने वाली 10 साल पुरानी सिफारिश को लेकर एक निर्देश जारी किया। निर्देश में राज्य सरकार से कहा गया है कि वह 4 सप्ताह के भीतर इसे लेकर केंद्र सरकार को सिफारिश भेजे। इस फैसले के विरोध में राज्य ने ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने जनजातीय एकजुटता मार्च निकाला।
इस दौरान हथियार लिए हुए लोगों की एक भीड़ ने मेइती समुदाय के लोगों के घर पर हमला कर दिया। फिर जवाबी कार्रवाई में हमले हुए। इस वजह से पूरे राज्य में हिंसा भड़क उठी। असल में मेइती को एसटी का दर्जा मिलने से बाकी जनजातीय समूहों को लगता है कि उन्हें नौकरी के अवसरों का नुकसान होगा। साथ ही उन्हें यह भी लगता है कि मेइती समुदायों को पहाड़ियों में जमीन हासिल करने और आदिवासियों को वहां से बाहर धकेलने की अनुमति मिल जाएगी। मणिपुर का लगभग 10% इलाका घाटी वाला है। यहाँ गैर आदिवासी मेइती समुदाय के लोग रहते हैं। ये समुदाय राज्य की आबादी में करीब 64% की हिस्सेदारी रखते हैं। राज्य के 60 में से 40 विधायक इसी आबादी से चुने जाते हैं। इन समुदायों की अधिकांश आबादी हिंदू है। हिंदू राज्य में सबसे ज्यादा धार्मिक समूह है। फिर मुसलमानों का स्थान आता है। मेइती को फिलहाल राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाजत नहीं है। वहीं राज्य का 90% इलाका इन पहाड़ियों वाला है। यह 35% से अधिक मान्यता प्राप्त जनजातियों का निवास है। यहाँ जनजातियां मोटे तौर पर नागा ट्राइब्स और कुकी ट्राइब्स में वर्गीकृत हैं। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में 5वां लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 11 मई से शाम 6 बजे इस बैच की शुरुआत होने जा रही है। इस कोर्स में छूट हासिल करने के लिए आप विरद लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में मिल जाएगा। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। कोर्स की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे के राष्ट्रपति चुनाव में सैंटियागो पेना को जीत हासिल हुई है। सैंटियागो पेना रूलिंग कंजर्वेटिव कोलोरेडो पार्टी के नेता हैं। इससे पहले सैंटियागो पेना पराग्वे की सरकार में वित्त मंत्री थे। पराग्वे दक्षिण अमेरिका का एक लैंडलॉक्ड देश है। यह अर्जेंटीना, ब्राजील, बोलीविया से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी आसुएंसिन पराग्वे नदी के तट पर स्थित है। पराग्वे नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। यह नदी पैराग्वे को 2 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बांटती है। पूर्वी क्षेत्र को रीजनल ओरिएंटल और पश्चिमी क्षेत्र को रीजनल ऑक्सीडेंटल कहते हैं। रीजनल ऑक्सीडेंटल को चाको बोरियल भी कहा जाता है। चाको बोरियल देश के लगभग 2/3 हिस्से से अधिक को कवर करता है। यह ग्रेन चाको के उत्तर पूर्वी भाग का निर्माण करता है। ग्रेन चाको एक सपाट और बड़ा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यह बोलीविया और अर्जेंटीना तक फैला हुआ है। यह मुख्यतः गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। पैराग्वे की अर्थव्यवस्था खेती और जल विद्युत उद्योगों पर टिकी हुई है। यहाँ की ज्यादातर आबादी स्पेनिश और स्थानीय गुआरानी वंश की है। यहाँ के लोग स्थानीय भाषा गुआरानी के साथ साथ स्पेनिश भी बोलते हैं। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है। चेतावनी में कहा गया है कि भारत सहित दुनिया के कई देशों में आने वाले महीने सामान्य से अधिक गर्म रह सकते हैं। इस असामान्यता के कारण भारतीय मानसून पर नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। विश्व मौसम संगठन ने इस असामान्य गर्मी के पीछे अल नीनो को जिम्मेदार ठहराया है। चलिए समझते हैं कि अल नीनो क्या है और यह कैसे वैश्विक जलवायु के साथ भारतीय मानसून पर प्रभाव डालता है। अल नीनो पेरू और इक्वाडोर के तट पर चलने वाली एक गर्म समुद्री जलधारा है। आपको बता दें कि सामान्यतः इस इलाके में ठंडी समुद्री जलधाराएं बहती हैं, लेकिन एल नीनो के कारण समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है। यह तापमान सामान्य से लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में इस गर्म जलधारा के उत्पन्न होने से न सिर्फ दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट का मौसम प्रभावित होता है, बल्कि इसका विश्वव्यापी प्रभाव भी पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अल नीनो उत्पन्न होती है पूर्वी प्रशांत महासागर में और इसका सीधा प्रभाव पड़ता है पश्चिमी प्रशांत महासागर के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में। प्रशांत महासागर के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में बदलाव से वैश्विक जलवायु प्रभावित होती है। अल नीनो एक चक्रीय घटना है। इसका मतलब यह है कि एक बार होने वाली यह घटना नहीं है। ये 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर अनियमित रूप से होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अल नीनो की घटना दक्षिणी दोलन के साथ जुड़ी होती है। दक्षिणी दोलन उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर के वायुमंडलीय दाब में उत्तर चढ़ाव को कहते हैं। गौरतलब है कि जब पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में अल नीनो के कारण तटीय समुद्री जल गर्म हो जाता है तो समुद्र के ऊपर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। मौसम वैज्ञानिक इसी घटना को अल नीनो दक्षिणी दोलन या ENSO के रूप में परिभाषित करते हैं।
आपको बता दें कि अल नीनो का भारत सहित ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के स्थानीय मौसम पर प्रभाव पड़ता है। यह समुद्र के तापमान, समुद्र की धाराओं की तीव्रता और गति, तटीय मत्स्य पालन की स्थिति को भी प्रभावित करता है। दुनिया में कुछ हिस्सों में अल नीनो के कारण बाढ़ आ जाती है, जबकि कुछ हिस्सों में गर्मी बढ़ जाती है और जंगल में आग भी लग जाती है। भारतीय मानसून पर भी अल नीनो का प्रभाव पड़ता है। अल नीनो के मजबूत होने से भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है और भारत में कम बारिश होती है, जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। आइए अब बारी है आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को जानने की। उत्तर पूर्व में स्थित यह राज्य म्यांमार से अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ के मेइती और कुकी समुदाय के बीच विवाद को लेकर यह राज्य खबरों में था। उपरोक्त पद किस राज्य के संदर्भ में है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर नागालैंड? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पराग्वे दक्षिण अमेरिका में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है। अष्टांगिक मार्ग जैन धर्म की संकल्पना है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। चलिए अब जान लेते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके सही उत्तर क्या हैं। पहला प्रश्न था, खबरों में रहा यानोमामी क्षेत्र संबंधित है दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका या फिर एशिया से? इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अरोरा घटना लद्दाख में देखी गई है। किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा हासिल करने के लिए महारत्न दर्जा पूर्व शर्त है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक या दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी पहला कथन सही है। किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा हासिल करने के लिए मिनी रत्न दर्जा पूर्व शर्त है। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।